बाबर आजम से रिलेटेड मोहम्मद आमिर की एक स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रही है, जिसमें मोहम्मद आमिर ने यह कहा है कि जिन लोगों ने ये डिसीजन दिया कि बाबर और रिजवान को T20 इंटरनेशनल की टीम से निकाल दिया जाए, वो मज़ीद क्रिकेट के कोई डिसीजन ना लें। ही सेड कि आप इन दोनों को कैसे, स्पेशली बाबर को कैसे T20 इंटरनेशनल की टीम से ड्रॉप कर सकते हैं जब उसके 4000 प्लस रन हैं, 4200 प्लस रन, टेक्निकली सेकंड हाईएस्ट रन गेटर इन T20 इंटरनेशनल्स, और रोहित शर्मा से वो मेरा ख्याल है 10-12 रन ही पीछे हैं। और वो 10-12 रन बाबर आजम T20 इंटरनेशनल में जब बनाते हैं तो वो T20 इंटरनेशनल के सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाले बैटर बन जाएंगे। और इन रीसेंट आगे पीछे टाइम में कोई इतनी जल्दी उनके रिकॉर्ड को तोड़ता हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि T20 इंटरनेशनल्स ज़्यादातर जो प्लेयर्स हैं वो अपनी टीम्स के लिए कम ही खेलते हैं, फ्रेंचाइज बेस्ड लीग ज़्यादा खेलते हैं। खैर, अब आते हैं बाबर आजम को ड्रॉप करना या ना करना। इस टाइम मैं आपको बताता हूँ PCB में, सिलेक्शन कमेटी में भी ठीक ठाक किस्म की बहस चल रही है बाबर आजम के नाम को लेकर कि बाबर आजम को T20 इंटरनेशनल्स में वापस लाना है या नहीं लाना। उनकी जो करंट फॉर्म है वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, जिसके हालात कुछ ज़्यादा अच्छे हैं नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। और साउथ अफ्रीका की ये जो सीरीज़ है इसमें भी डेफिनेटली बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लगेगी। मतलब आपका प्रीमियम बैट्समैन है तो हर कोई उसके देखेगा तो सही कि उसने टेस्ट मैचेस में कितने रन्स किए हैं, ODIs के अंदर, और अगर T20 इंटरनेशनल्स खेलते हैं तो उसमें कितने रन्स किए हैं। तो बाबर आजम की फॉर्म उसके ऊपर डेफिनेटली देखा जाएगा, वो रन्स किस हिसाब किताब से करते हैं वो देखा जाएगा, स्पेशली T20 इंटरनेशनल में उन्होंने किस तरह खेला अगर उनका रिटर्न बैक होता है। अब मुद्दा पता है क्या है कि बाबर आजम की एक तो फॉर्म अभी अच्छी नहीं चल रही, ये चीज़ उनके अगेंस्ट जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया बाबर आजम के नाम को लेकर कुछ सेलेक्टर्स को ये लगता है कि उनको वापस T20 इंटरनेशनल में साइड में ले आना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं। अब जो कहते हैं नहीं, उनके पास डेफिनेटली अपने लॉजिक्स हैं, वही स्ट्राइक रेट का इशू, ठीक है। T20 क्रिकेट में ना रन्स कम देखे जाते हैं, स्ट्राइक रेट ज़्यादा देखा जाता है। बेंचमार्क ना मोटा मोटा वो यही होता है कि आपकी ओवरऑल 30 प्लस की बैटिंग एवरेज हो, 150 मिनिमम स्ट्राइक रेट हो, 150 से ऊपर ही होना चाहिए, 150 से नीचे काबिल कबूल नहीं है। बाबर आजम के पास एवरेज तो चलें इस लेवल तक की है, 19-20 का ही फ़र्क है, स्ट्राइक रेट में फ़र्क है, क्योंकि स्ट्राइक रेट अगर 150 का मांगा जा रहा है तो बाबर आजम का इट्स अराउंड 130, तो वहाँ पर बाबर आजम को काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब बाबर आजम को अगर आप लेकर आते हैं, रिजवान को वैसे ही वापस लाने की बातें हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ रिप्लेसमेंट टू मोहम्मद हारिस। अब मोहम्मद हारिस गया, रिजवान आ गया, बाबर को भी आप इस टीम में डालते हैं, एंड देन कम्स सलमान अली आगा। ये तीन एक तरह के बैटिंग स्टाइल अडॉप्ट या चलाने वाले बैटर्स हैं। ये तीनों इस किस्म के बैटर्स हैं कि जो ना थोड़ा टाइम लेते हैं। अब इन तीनों को आप एडजस्ट किधर करेंगे? आप इन तीनों की, चले रिजवान ने रिप्लेस कर दिया हारिस को, सलमान अली ऑलरेडी मिडिल ऑर्डर का है, बाबर को किसके साथ रिप्लेस करेंगे? बाबर तो ऊपर खेलता है, रिजवान और बाबर को नीचे मिडिल ऑर्डर में लट से चौथी, पाँचवीं, छठी पोजीशन के ऊपर तो खिलाने का कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि अगर सलमान अली आगा, बाबर और रिजवान मिडिल ऑर्डर में इकट्ठे आते हैं ना, आपका मिडिल ओवर्स में चैप्टर गोल है, भूल जाएं आप, क्योंकि ये आउट ना भी हुए ना तो दे नीड फ्यू बॉल्स के थोड़ा ज़रा सेटल होने के लिए। T20 क्रिकेट में ज़्यादा बॉल्स आप दे नहीं सकते सेटल होने के लिए, तो बाबर, रिजवान और सलमान अली आगा का ये प्रॉब्लम है। तीनों एक ही तरह की क्रिकेट खेलते हैं। बाबर को आप नंबर 3 पे करेंगे, रिजवान को आप नंबर 4 पे करेंगे, सलमान अली आगा आपका नंबर 5 पर आ गया। देन द प्रॉब्लम इज़ फ़खर जमान किधर गया, हसन नवाज़ किधर गया? हसन नवाज़ की आइडियल पोजीशन जो है वो नंबर 4 बन रही है। अगर मैं PSL का उनका रिकॉर्ड देखूं, मैं उनका इंटरनेशनल अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो सारा देखूं ना, तो इसको हसन नवाज़ को पोजीशन सूट करती हैं या ओपनिंग, 1 डाउन या 2 डाउन, यानी कि 1, 2, 3, 4, इन 4 पोजीशंस के ऊपर उस लड़के का 185 प्लस का स्ट्राइक रेट है। 5वें 6ठे नंबर के ऊपर तो उसको अगर आपने खिलाना है तो बेहतर ही है कि उसको मत खिलाएं, आप उसे ज़ाया कर रहे हैं।
तो बाबर रिजवान के आने से ना आपका पूरे का पूरा जो बैटिंग का जो बैलेंस है ना, आई डोंट नो आप उसको क्या कहेंगे, डिस्टर्ब होगा या आप कह लें कि आपको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। जो टेक्निकल वर्ड आपको समझ में आता है आप अपने जहन में डाल लें, लेकिन आपकी बैटिंग लाइन को इन अ वे के एक ना जोल्ट ज़रूर मिलेगा। अब वो जोल्ट आपको पॉजिटिव मिलता है, आई डोंट नो, वो जोल्ट आपको नेगेटिव मिलता है, आई डोंट नो, इट कैन गो ईदर वे। तो आप फिर बाबर को अगर ओपनर करते हैं तो फिर आपको साइम या फरहान में से किसी एक को फारिग करना पड़ेगा एज एन ओपनर। फ़खर ज़मान आजकल ओपन कर रहे हैं, उनको फारिग करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप बाबर को ओपनर खिलाते हैं तो आपके पास साहिबजादा फरहान, साइम अयूब और फ़खर ज़मान, इन तीनों में से किसी एक की आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेट से फ़खर ज़मान, तो फिर फ़खर ज़मान की जगह ओपनर आते हैं तो फिर साइम किधर आएगा? साइम अगर 1 डाउन आएगा तो नंबर 4 के ऊपर फिर रिजवान आएगा, या नंबर 4 के ऊपर आप हसन नवाज़ को रखेंगे जिसकी आइडियल पोजीशन है। हसन नवाज़ आता है तो फिर 5वें नंबर के ऊपर सलमान अली आएगा और 6ठे नंबर के ऊपर रिजवान आएगा। रिजवान 6ठे नंबर के ऊपर आकर आई हैव नो आइडिया क्या कर लेगा, क्योंकि रिजवान का भी बैटिंग के मसाइल हैं, बाबर आजम के भी हैं, सलमान अली आगा के भी हैं। ये तीनों एक ही, ये टेक्स्ट बुक हैं, तीनों एक ही तरह की क्रिकेट की बॉलें लेकर फिर कुछ बिल्डअप करने वाले। और ये ऐसा भी बिल्डअप नहीं करते तीनों, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बता रहा हूँ कि इन्होंने शुरू में थोड़ी बॉल्स ली और उसके बाद एंड पर पता लगा कि जी 50, 60, 70 स्कोर मारा हुआ है एट ए स्ट्राइक रेट ऑफ लेट से 200। ऐसा भी कुछ नहीं है। इनका मैक्स स्ट्राइक रेट चला जाएगा तो 150 चला जाएगा, 160, वो भी मतलब बड़ा रेयर केसेस में। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप बाबर को वापस ला रहे हैं या नहीं, रिजवान को वापस ला रहे हैं या नहीं। आप इन दोनों को अगर वापस लेकर आ रहे हैं तो आपके पास अपनी बैटिंग को शेप्ड रखने के लिए क्या फार्मूला है, मुझे वो जानना है। मुझे इशू नहीं है, आप बाबर को ठीक है ले आए वापस। आपको लगता है कि श्रीलंका में वो हैंडी साबित होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि वो श्रीलंका में जिस किस्म की विकेटें हैं तो बाबर आजम आपके वहाँ पर हैंडी साबित होगा, ये एक परसेप्शन है। आपको वो बाबर आजम मुझे ये बताएं कि स्विंग को कैसा खेलता है। आपने कभी देखा है बाबर आजम को स्विंग को खेलते हुए? आपने बाबर आजम को स्पिनर्स के अगेंस्ट देखा है किस तरह वो खेलता है अभी करंटली? तो ये जो आपका ये वाला जो मफरूज़ा है ना कि बाबर आजम श्रीलंका में एंकर कर लेगा इनिंग्स को, ये मफरूज़ा है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ये मैं तब मान लेता कि जब बाबर आजम का ना बल्ला सही खुला हुआ होता कि भाई वो स्विंग को भी काउंटर कर लेता है, वो स्पिन को भी काउंटर कर लेगा। क्योंकि जब मैंने देखा बाबर आजम का तो स्पिनर्स के साथ 36 का आंकड़ा शुरू से ही था। ये आज की बात नहीं है कि बाबर आजम स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करना शुरू हो गए, ये शुरू से ही था। लेकिन उस टाइम ये था कि चूँकि बाबर आजम फॉर्म में था, प्रेशर कोई सर पे था कोई नहीं, कोई जिम्मेदारी थी कोई नहीं, फ्री फ्लोइंग प्लेयर था, तो बाबर आजम आकर मैनेज कर लेता था स्पिनर्स को। ओडीआई के अंदर भी मैनेज कर लेता था, टेस्ट क्रिकेट में भी टू सम एक्सटेंट मैनेज कर लेता था, लेकिन वो मैनेज कर लेता था। अब बाबर आजम से मैनेज भी नहीं हो रहा। तो आई डोंट नो, इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। आमिर भाई की बात अगर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स देखी जाए तो हाँ, बंदा कहता है कि यार 4200 प्लस रन्स हैं, ये लड़का T20 इंटरनेशनल की टीम में क्यों नहीं है। लेकिन जब आप डिग डीप करते हैं ना, क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, थोड़ा ज़रा बाल की खाल उतारते हैं, तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि क्यों बाबर आजम पाकिस्तान के T20 इंटरनेशनल स्क्वाड का पार्ट नहीं है। तो अब अगर वो वापस आते हैं, मेरा बड़ा सिंपल सा टेक है, जो जितनी भी मेरी क्रिकेट की थोड़ी बहुत अकल शक्ल है, यार मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम के आने से भी ना हमारे बैटिंग के मसले हल होंगे। अगर बाबर आजम एंकर इनिंग्स खेल ले तब भी, क्योंकि ये वो चीज़ है कि जो मैं 2023 में कहा करता था, 2023 की बात है ये, मैंने 2023 में ये कहना शुरू किया था कि अगर आप बाबर आजम को एंकर इनिंग्स मतलब एंकर इनिंग्स प्ले करने वाला, ये रोल आप बाबर आजम को दे T20 इंटरनेशनल में, और बाबर आजम की जो एंकर इनिंग्स है ना उसके गिर्द कुछ बिल्डअप कर लें।
ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये मैं 2023 में कहता था, उस टाइम किसी ने ऐसा सुनी नहीं। और एंड आई वॉज एब्सोल्युटली अमेज्ड जब मैंने बाबर आजम को जब निकाला गया ना T20 इंटरनेशनल से, तो मैंने मुख्तलिफ एक्स क्रिकेटर्स, मुख्तलिफ लोगों के मुंह से सेम यही बात सुनी है कि यार बाबर आजम को एंकर इनिंग्स खेलने दे, उसके इर्द गिर्द कुछ बिल्डअप कर लें। ये बात जो मैंने 2023 में की थी, वो लोग इंक्लूडिंग एक्स क्रिकेटर्स, क्रिकेट एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, फिर मतलब सोशल मीडिया पे आम लोग, वो ये बात 2025 में कर रहे हैं। और मैंने ये बात 2023 में कर दी थी, मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं। मैंने कुछ सोच की बात की थी ना, उससे बाबर आजम टीम से बाहर भी ना जाता और शायद आपके लिए इतने ज़्यादा मसाइल ना क्रिएट होते जो अब हुए हुए हैं। और इनफैक्ट ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला है इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट का कि बाबर आजम को T20 इंटरनेशनल की टीम में डाल दें या नहीं डालना। तो मेरा टेक ये है जो मैंने आपको बता दिया है। अब आप बताओ कमेंट सेक्शन में, बाबर आजम को T20 इंटरनेशनल की टीम में वापस आना चाहिए या नहीं। मौजूदा जो क्रिकेट चल रही है T20 इंटरनेशनल्स में, T20s में, उसको जहन में रख के इस सवाल का जवाब देना। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना यार। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।